हेलो डियर क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपकी अकाउंट्स की एजुकेटर अंबिका सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पर। एज यू नो, मैग्नेट ब्रेन्स आपको इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। और यदि मैं हिंदी मीडियम की बात करूँ तो हम आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है। तो आप वहां से आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ से कोर्सेज देख सकते हैं। बस करना क्या है, चैनल से जुड़ना है। इसके लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। और आपको बता दूं कि यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो बढ़िया से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाकर चेक करो और आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। यदि बात करूं CBSE बोर्ड की तो भाई इसे तो हम कवर करते ही हैं। इसी के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड। मैग्नेट ब्रेन्स आपको कंप्लीट ऑर्गेनाइज तरीके से कोर्स प्रोवाइड करता है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, NCERT सॉल्यूशंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एवरीथिंग हम अपने एंड से आपको प्रोवाइड करते हैं बेस्ट क्वालिटी में। तो बस क्या करना है, चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो भाई फटाफट से। और आज की क्लास को, आज के जो लेक्चर है, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, इसको फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो। आई होप सभी ने लाइक शेयर करके अपनी अटेंडेंस लगा दी होगी। तो फिर आ जाइए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करें बिना टाइम गवाए हुए, ठीक है। सो आ जाइए भाई, क्या पढ़ रहे हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स, क्या चल रहा है, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ना। सभी लोग पढ़ तो रहे ना भाई, डेली मैं क्लासेस ले रही हूँ। आई होप आप डेली पढ़ रहे होंगे, ठीक है। एक भी दिन क्लास मत छोड़ना। एक भी दिन यदि क्लास छोड़ दोगे ना तो अगले दिन के लिए बर्डन हो जाएगा कि भाई अब 2-2 क्लास देखनी पड़ेगी। इसलिए डेली देखा करो बढ़िया से। आपकी 30-45 मिनट्स की जो भी क्लास रहती है डेली अटेंड कर लिया करो, तो आपको डेली बेसिस पे चीजें क्या रहती रिवाइज रहेंगी, ठीक है। बार बार आपके लिए बर्डन नहीं होगा। तो बस आ जाओ आज की क्लास में। आज का क्या टॉपिक रहने वाला है, एज यू नो चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 के हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो भी चुके हैं और कुछ चलेंगे, अभी आगे भी आएंगे भाई। अभी धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, हमारी गाड़ी चलेगी, लेकिन सारी चीजें कंप्लीट करेंगे हम। तो देखो चैप्टर नंबर 3 एज यू नो क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। की जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच कैसे क्या चेंजेस आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कहने में तो बहुत आसान है कि भाई रेशो को चेंज कर दो, ओल्ड से न्यू की तरफ आ जाओ, लेकिन उसको करने के लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट लगाने पड़ते हैं। एक एक करके वही सीख रहे हैं। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा हमने। उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे होती है, जो गुडविल रहती है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सीख लिया हमने। उसके बाद हमने क्या सीखा, जनरल रिजर्व सीखा कि जनरल रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यदि कोई प्रॉफिट है, कोई जनरल रिजर्व है फर्म में, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओल्ड रेशो में पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और यदि फर्म चाहती है उसको कंटिन्यू रखना तो फिर क्या करते हैं, उसको पूरा ओल्ड रेशो में नहीं बांटते, बल्कि क्या करते हैं, जितना भी आपका रिजर्व या प्रॉफिट रहता है उसको हम सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो बचा हुआ रहता है वो हम कंटिन्यू अपनी बैलेंस शीट में रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें हमारी पिछली क्लास तक हो चुकी हैं। आई होप ये सब आप लोग देख चुके हैं, ये सारी क्लासेस अटेंड हो गई होगी आप लोगों की, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, राइट। तो फाइनली आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, एक नई चीज आपको सिखाने वाली हूँ। क्या है उस चीज का नाम, तो वो जो टॉपिक है वो है आपका अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, राइट। अभी तक क्या देखा था, जनरल रिजर्व देखा था। तो ये जो टॉपिक है ना आपके जनरल रिजर्व, फिर ये वर्कमैन कंपनसेशन, ये सब आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉस करके जो टॉपिक है ना उसके अंदर का ही टॉपिक है, ठीक है। लेकिन ये इतने लेंथी है कि इनको पूरा एक वीडियो में पढ़ाना इज नॉट इजी। तो मैंने सोचा चलो सबको अलग अलग अच्छे से पढ़ाते हैं ना, डीप में हर चीज पढ़ाते हैं, सारी चीजें, हर चीज यू नो कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज पढ़ाते हुए चलो, तो फिर ज्यादा अच्छा रहता है, फटाफट चीजें समझ आ जाती है। अब पता चला पूरा एक साथ कॉन्सेप्ट बता दिया और एक साथ एक्सरसाइज करवा दी तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट समझाते जाओ, क्वेश्चंस कराते जाओ, राइट। तो फिर आ जाओ भाई, कॉपी पेन वगैरह सब लेके आ जाओ। आज हम कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम की जो चीज है ये क्या होती है, इसके अंदर क्या आता है और कैसे क्या जनरल एंट्री होगी, किस कैटेगरी में ये चीजें होती हैं, वो सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस पर्टिकुलर क्लास में। तो लाइक शेयर कर दो फटाफट से और कॉपी पेन लेके आ जाओ। भले क्वेश्चन आज नहीं सॉल्व करेंगे इसके, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी जिसके आपको नोट्स बनाते चलना है मेरे साथ। पहली चीज,
दूसरी चीज जनरल एंट्री बताऊंगी कि इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज कैसे होते हैं। आपको मालूम है ना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में हमसे जनरल एंट्री पूछी है। तो जनरल एंट्री को हल्के में मत लेना, मिस मत करना, ये मत सोचना अरे हाँ ये तो हम कर देंगे नहीं। यहाँ पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, आपसे नहीं बनेगी, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जनरल एंट्रीज बताऊंगी और आज इससे रिलेटेड बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी इजी लैंग्वेज में, विद एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। तो फिर आ जाओ, आ जाते हैं फटाफट से क्लास में एंटर हो जाते हैं। आई होप सभी ने लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा। तो फिर आ जाओ, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। चलिए, सो अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये होता क्या है? देखो, कोई भी चीज ऐसे ही सिंपली आपको फटाफट से एडजस्टमेंट बता दूंगी, एंट्री बता दूंगी, तो आपको बेसिक तो पता ही नहीं लगेगा। इसलिए सबसे पहले तो मीनिंग समझो कि ये वर्कमैन, कंपनसेशन और रिजर्व, ये जो तीन प्यारे प्यारे से शब्द हैं, इसका मतलब क्या है। तो पहले इसके मतलब पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते। देखो, आपको पता ही है, हर कंपनी होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें वर्कर, एम्प्लॉय या लेबर सभी लोग काम करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो इस टाइप का जो कंपनसेशन, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये जो होता है, ये वो कंपनियां बनाती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में होती है। मतलब जो आपने देखी होगी ना कुछ इंडस्ट्री, आप भी जिस शहर में रहते होंगे उसके आसपास आपने कहीं इंडस्ट्री देखी होगी या कोई फैक्ट्री देखी होगी। देखो, फैक्ट्री तो देखी होगी सबने, जहाँ कुछ प्रोडक्शन बन रहा है, मतलब सॉरी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कुछ प्रोडक्ट बन रहा है ना। फैक्ट्री में कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो वहां पे जो फैक्ट्री होती है या जो इंडस्ट्री होती है, वहां पर कुछ लोग काम करते हैं, लेबर, वर्कर, है ना, वो लोग काम करते हैं, राइट। तो कई बार क्या होता है ना, कंपनी में कुछ चीजें, कुछ ऐसी प्रोसेस होती है प्रोडक्शन को करने की, जिससे कई बार एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। देखो, मैं ये अभी जनरल आपको अपनी भाषा में बता रही हूँ, उसका मतलब फिर इधर तो हम पढ़ेंगे ही, क्या है क्या नहीं ये तो मैं सब बताऊंगी, पर पहले थोड़ा जनरल आपको बता रही हूँ कि हाँ। तो मैं कहा थी कि यदि किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में कोई ऐसी चीज हो रही है, कुछ ऐसी प्रोसेस चल रही है, प्रोडक्शन चल रहा है, मशीन है इतनी बड़ी बड़ी, तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं। आपने भी अपने लाइफ में आसपास सुना होगा कि किसी वर्कर का मतलब काम करते करते, फैक्ट्री में काम करते करते कुछ एक्सीडेंट के दौरान कुछ हो जाता है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कई बार तो भाई किसी की डेथ भी हो जाती है। तो लाइकवाइज चीजें होती हैं जब हम फैक्ट्री में, मतलब जो वर्कर्स हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, राइट, यहाँ तक समझ गए। तो होता क्या है, अब देखो, यदि प्रोडक्शन के दौरान किसी भी लेबर को या किसी भी वर्कर को कोई हार्मफुल इफेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कई बार सपोज करो हाथ वाथ में कुछ हो गया, काम करते करते भाई कुछ हो गया, एसिड वैसिड से भी काम होते हैं फैक्ट्री में, तो कोई भी यदि इस तरीके की चीजें होती हैं तो इसके लिए कंपनी उस वर्कर को या उसके परिवार वाले को, किसी को भी कंपनसेशन देती है। क्यों देती है? क्योंकि भाई को जो हुआ है, जो उसको हार्मफुल इफेक्ट हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? भाई कंपनी में काम करने की वजह से हुआ है। तो कंपनी फिर क्या करती है, उसको थोड़ा बहुत पैसा देती है। कंपनसेशन मतलब उसको पैसा देना कि भाई आपको हमारे यहाँ काम करते दौरान आपको यदि कुछ इफेक्ट हुआ है तो हम आपको उसकी भरपाई कर देंगे, सो दैट आप अपना इलाज करा सको, आप वापस से अच्छी कंडीशन में आ जाओ, राइट। तो उसी को बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन। अभी मैंने सिर्फ इसका मतलब बताया, किसका? वर्कमैन कंपनसेशन का। अभी रिजर्व तो हटाओ, अभी इसको बाद में बताऊंगी। तो ये होता है क्या? वर्कमैन कंपनसेशन करना। समझ गए, है ना, क्लियर हो गया, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया कि भाई कोई भी यदि फैक्ट्री है या कोई भी कंपनी है जिसमें मशीन में कोई काम हो रहा है या किसी भी तरीके, देखो होता क्या है कि जो कंपनी है ना वैसे तो बहुत सिक्योरिटी मेजर रखती है भाई, हर चीज को एकदम सेफ्टी। आपने देखा होगा जब वर्कर्स होते हैं, जब वो काम करते हैं तो पूरा सेफ्टी, जैसे ग्लव्स वगैरह पहनना या उनके जो कोट होते हैं, अलग से उनकी यूनिफॉर्म होती है, कैप वगैरह जो भी है, पूरा मतलब वो लोग सिक्योरिटी से ही काम करते हैं, पूरी सेफ्टी कंपनी रखती है हर चीज, ताकि उनको कुछ हार्मफुल इफेक्ट ना हो। तो सेफ्टी तो रहती है, लेकिन फिर भी कई बार यदि सेफ्टी रखने के बाद भी कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, काम करते करते मशीन में कुछ होती है सारी चीजें, तो यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर कंपनी उनको कंपनसेशन देती है, पैसा देती है, उनकी भरपाई करती है, पहली चीज। लेकिन कई बार यदि मान लो सिक्योरिटी के लिए बोला था, कंपनी ने सेफ्टी के लिए कहा था, लेकिन फिर भी वर्कर ने जानबूझ के सेफ्टी नहीं की, मान लो जो ग्लव्स पहनने थे नहीं पहने, शूज पहनने थे नहीं पहने, कोट वगैरह जो भी उनका था, जो भी यूनिफॉर्म थी पहननी थी पर उन्होंने नहीं पहना, मतलब जानबूझ के यदि वो लोग सेफ्टी में नहीं आए, उन्होंने सेफ्टी नहीं की और फिर भी यदि उनके साथ हो गया, तो फिर कंपनी बोलती है भाई फिर अब काय का कंपनसेशन, हमने तुम्हें बोला था सेफ्टी से रखना, तुमने सेफ्टी रखी नहीं, तो भाई अब फिर क्या कर सकते हैं। तो ऐसी भी कंडीशंस आती हैं। लेकिन यदि कोई वर्कर सेफ्टी से ही काम कर रहा था, फिर भी उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो कंपनी उसे कंपनसेशन देती है। क्लियर? ये होता है वर्कमैन का कंपनसेशन। अब बात समझ आ गई, वर्ड का मीनिंग तो समझ आ गया ना कि वर्कमैन कंपनसेशन है क्या। ठीक है, कोई भी क्लेम है ना, जैसे किसी का भी एक्सीडेंट हुआ किसी भी वर्कर का, तो भाई अब उसका क्लेम आया कि भाई उसके खर्चा, उसके इलाज
के लिए इतना इतना खर्चा है, या तो उसकी डेथ हो जाती है तो भाई फिर उसके परिवार को दो, या फिर फॉर एग्जाम्पल उसको फ्रैक्चर हो गया, भाई वो गिर गया, मान लो मशीन पे काम कर रहा था, गिर गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, हाथ वाथ में फ्रैक्चर हो गया, सिर में चोट आ गई, जो भी है व्हाटएवर, जो भी केसेस हुए, तो इसके लिए कंपनी फिर उसके इलाज के लिए कंपनसेशन देती है। तो ये समझ आ गई, इतनी कहानी है वर्कमैन कंपनसेशन की। अब आगे लिखा है रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? अब ये देखो, अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखें तो हमें मालूम है कि यार कंपनी में कभी भी वर्कमैन के लिए कंपनसेशन देना पड़ सकता है, कभी भी कोई चीज हो सकती है तो हमें पैसा देना पड़ सकता है। तो कंपनी उस पर्टिकुलर चीज के लिए एक रिजर्व अलग से बना के रखती है जिसको बोलती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा, जो भी प्रॉफिट हुआ फर्म को या कंपनी को, जो भी प्रॉफिट है उसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे इस वाले रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। पूरा प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा इस वाले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर करके रखेगी। क्यों? मान लो सपोज इन फ्यूचर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई, अब उसको क्लेम देना पड़ रहा है, मान लो कंपनी को उसको 50,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब कंपनी ऐसे एकदम से कहाँ से लाएगी यार 50,000? ठीक है, एकदम से तो 50,000 नहीं लेके आ सकती, तो इसी चीज के लिए कंपनी ये रिजर्व बना के रखती है कि यदि कोई दुर्घटना हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी वर्कर के साथ ऐसी चीज हुई, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको पैसा देने के लिए कंपनी को परेशान ना होना पड़े इधर उधर कि यार अब कैसे लाए 50,000। तो कंपनी फिर डायरेक्टली कहाँ जाएगी? अपने इस रिजर्व में जाएगी, यहाँ से पैसा निकालेगी और फिर वर्कर को दे देगी। क्लियर? तो इसी तरीके की चीजों के लिए जब हम रिजर्व करके रखते हैं पैसा, कि फ्यूचर में यदि नीड आई, किसी वर्कर के साथ कोई दुर्घटना हुई, हमें उसे पैसे देना पड़ा, तो हम वो पैसे कहाँ से लाएंगे? ये वाले रिजर्व में से लेके आएंगे, क्योंकि ये रिजर्व हमने बनाया ही इसीलिए, इसका नाम ही हमने क्या दिया है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो प्रॉफिट का ये हिस्सा जो हमने रिजर्व में किया है सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, जब भी जरूरत आएगी कंपनी इस रिजर्व में से पैसा निकाल लेगी। क्लियर? समझ गए ना? समझ गए ना? बस ये होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मीनिंग बता दिया, समझ आ गया। ये तो मैंने अपनी एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाया सो दैट आपको आ जाए समझ में। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अकाउंट की लैंग्वेज में कि क्या लिखा है। ठीक है, तो आ जाओ, क्या लिखा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट लायबिलिटी या फिर क्लेम ऑफ कंपनसेशन पेबल टू एम्प्लॉय इफ इट अराइज से बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। राइट, वही चीज बोली जो मैंने अभी आपको थोड़ा बताया। क्या बताया? कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? एक ऐसा रिजर्व है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मतलब हम कह रहे हैं कि एक साइड में हमने एक प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में करके रखा है, जिससे क्या हो, यदि फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी, अब देखो लाइबिलिटी हो गई ना ये, तो यार अगर कंपनी को किसी वर्कर को पैसा देना है तो कंपनी के लिए तो ये क्या एक बर्डन हो गया, एक लाइबिलिटी हो गई कि यार अब उसको 50,000 का हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी सो दैट वो अपना इलाज विलाज कराए और वापस से उस अच्छी कंडीशन में आ जाए। अब जैसे मान लो फ्रैक्चर हो गया तो भाई जाएगा अपना इलाज कराएगा और फिर 4-5 महीने में बढ़िया होकर आ जाएगा, वापस कंपनी में काम करने लगेगा। राइट, तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटी हो गई, या फिर इसको क्लेम भी बोलते हैं। क्लेम मतलब क्यों? क्योंकि वो सामने वाले की तरफ से आया, सामने वाले ने बोला कि भाई देखो आपके यहाँ काम करते करते मुझे चोट वोट लग गई, जो भी हुआ, अब आप मुझे पैसा दो, तो इसको लाइबिलिटी या क्लेम वर्ड भी इसके लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, ऑफ कंपनसेशन पेबल टू एम्प्लॉय, जो हम एम्प्लॉय को कंपनी पे करती है, यदि वो अराइज करे, यदि वो क्लेम अराइज करे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल कंपनी सबको बांट रही है, बांटती नहीं है। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो देगी, नहीं आती तो भाई रिजर्व रख के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, रखो, अगले साल कंटिन्यू करना, अगले साल तक लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि ऐसा केस बनता है, कोई क्लेम आता है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये कंपनी पे करती है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी थोड़ी ना इसको हमेशा बांटना ही है, सभी एम्प्लॉय को बांटना नहीं है। यदि कोई आता है, कोई ऐसा चांस बनता है, कोई ऐसी कंडीशन बनती है, तब हम देंगे, जैसे कोई एक्सीडेंट का केस हो गया। क्लियर? राइट, अब तो बहुत अच्छे से आई होप समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नाउ इट मीन्स अ क्लेम मे और मे नॉट अराइज, वही मैंने बोला कि क्लेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जरूरी थोड़ी कि हर साल एक्सीडेंट होंगे ही होंगे, हर महीने 2 एक्सीडेंट तो पक्के ही हैं, ऐसा थोड़ी होता है ना यार। अब जरूरी नहीं है हर साल 2 एक्सीडेंट होना है तो मतलब होने ही है, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है भाई, कभी हो जाए कभी ना भी हो, दोनों केसेस है। ठीक है, क्लेम आपसे बोल रहा है मे और मे नॉट अराइज, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन कंपनी ये नहीं सोच सकती ना कि यार नहीं होगा, क्योंकि यदि ये सोचेगी तो फिर कंपनी पैसा रिजर्व में करके ही नहीं रखेगी। तो कंपनी सोचती है यार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हमें तो रिजर्व में पैसा रखना पड़ेगा। कंपनी सेफ साइड चलती है भाई, सेफर साइड चलो तो बेटर है। राइट, चलो फिर क्या लिखा? इट ऑल्सो मीन्स दैट क्लेम मे बी इक्वल टू और लेस और मोर देन अमाउंट ऑफ रिजर्व। अब ये क्या बोल दिया? ये एक नई चीज बोल दी इनने क्या बोल दिया
कि मान लो प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट था, ये है मान लो आपका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का इतना हिस्सा आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये वाला हिस्सा आपने रिजर्व में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बना दिया। ये प्रॉफिट था पूरा, इस प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा आपने वर्कमैन कंपनसेशन में ट्रांसफर कर दिया। कितना हिस्सा किया, कितना हिस्सा ट्रांसफर किया, तो मान लो आपने 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। मान लो आपने सोचा कि यार 1 लाख रुपए का रिजर्व लेके चलते हैं, 1 लाख रुपए हम लोग रखते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। तो अब ये भी चीज है, अब आपके पास रिजर्व में कितना पड़ा है, आपके पास तो 1 लाख है रिजर्व में कि यदि कोई एक्सीडेंट होगा तो इसे 1 लाख में से दे देंगे, आपके पास ये पैसा है। अब कंडीशन क्या बन रही है कि जो क्लेम आया है, मतलब क्लेम आया, मान लो सामने किसी व्यक्ति का, किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया, अब उसका क्लेम आया, तो अब उसका जो क्लेम आया वो या तो बराबर आएगा कि मान लो उसके इलाज में जो खर्चा आ रहा था वो 1 लाख का ही आ रहा था और हमारे पास भी 1 लाख ही है, तो मतलब क्लेम भी कितने का आया, 1 लाख का आया और हमारे पास भी रिजर्व में 1 लाख है, पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन है क्या, लेस वाली मतलब कि जो क्लेम आया वो सिर्फ 80,000 का आया और हमारे पास कितने थे, 1 लाख, तो 1 लाख में से 80,000 दे दिया और अभी 20,000 बाकी है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है मोर देन द अमाउंट। अब भाई 1 लाख रिजर्व में था और खर्चा 1,20,000 का आ गया, ठीक है। क्लेम 1,20,000 का आया, कंपनी को 1,20,000 देने पड़ेंगे, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व में मात्र 1 लाख है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तीनों कंडीशन है, या तो क्लेम बराबर का होगा, या फिर कम होगा, या फिर क्लेम ज्यादा होगा, तीनों कंडीशंस आपकी पॉसिबल है। क्लियर, तो ये बोल रहा है। अब इन तीनों कंडीशन को हमें देखना पड़ेगा, एक एक करके इसको देखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ फिर एक एक करके कंडीशंस देख लेते हैं। नाउ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एज फॉलो। तो पहला केस कहता है आपसे, जो नंबर 1 केस है वो कह रहा है व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। पहली बात कि यदि आपने क्लेम बना के रखा था लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, भाई किसी का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल आपके वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है इसमें मान लो आपने 1 लाख रुपए रखे हैं, है ना, आपने 1 लाख रुपए रख के रखे हैं। पहले कंडीशन तो ये बोल रही है कि जो आपने अमाउंट रखा है रिजर्व में, इसके अगेंस्ट कोई क्लेम ही नहीं आया, साल भर कोई क्लेम नहीं आया, मतलब किसी का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, जरूरत ही नहीं पड़ी, सब बढ़िया से चल रहा था, सबने बढ़िया काम किया, कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कंपनी में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में कहीं पर भी कोई चीज नहीं हुई, सब बढ़िया है, तो मतलब कोई क्लेम ही नहीं आया। 1 लाख रुपए आपका रिजर्व में था, अभी भी है, कहीं पे भी नहीं गया, किसी को आपको नहीं देना पड़ा, कोई लायबिलिटी नहीं आई, पहला केस। तो अब यदि ऐसा केस है कि क्लेम ही नहीं आया और आपके पास रिजर्व है, तो अब क्या करोगे, तो वो यहाँ पे लिखा है, तो इसको ध्यान से पढ़ो कि अब क्या करेंगे। इन दिस सिचुएशन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो बीइंग इन द नेचर ऑफ फ्री रिजर्व। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि यदि ऐसी सिचुएशन है कि क्लेम ही नहीं आया और अभी भी आपके पास रिजर्व है, तो अब आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, जो भी रिजर्व है इसको कहाँ ट्रांसफर कर दो, इसको ट्रांसफर कर दो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जितने भी पार्टनर है, 3 पार्टनर्स है। अभी यहाँ पे हम कंपनी की तो नहीं बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो बात कर रहे हैं वो एक पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि जो भी कंपनी, जो भी फर्म है वो पार्टनरशिप में है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी रिजर्व है, क्योंकि क्लेम नहीं आया, भाई किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो इसको क्या कर दो, सभी पार्टनर को बांट दो। अब बांटना कहाँ होता है, आपको मालूम है, जो भी चीज होती है कहाँ बढ़ती है, भाई पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ही बढ़ती है, तो बस ले जाओ वहां और सभी को बांट दो, 2-3 जितने पार्टनर है सबको बांट दो। अब सवाल उठता है कौन से रेशो में बांटे, तो भाई मैंने क्या बोला है, ज्यादातर जो भी चीजें हैं आपकी ओल्ड रेशो में बट रही हैं, यहाँ पे भी वही होगा, ओल्ड रेशो में बांटना है, ठीक है, क्योंकि क्लेम ही नहीं आया और ये रिजर्व तो पहले से बनता आ रहा था ना। आप तो अभी डिसाइड कर रहे हो कि भाई ओल्ड से आपको न्यू की तरफ जाना है, ओल्ड रेशो से आपको न्यू की तरफ आना है, ये तो आपने अभी डिसाइड किया, परंतु ये रिजर्व तो आपको पहले से बना आ रहा है ना, पुराना रिजर्व है, तो भाई जाहिर सी बात है पुराना रिजर्व है तो बटेगा भी किस में, पुराने रेशो में बटेगा, है ना। नया रिजर्व होगा, आगे आने वाले टाइम पे नया बनेगा तो भाई नए रेशो में बांट लेना, परंतु अभी ये तो पुराना रिजर्व है ना, तो काय में बांटोगे, पुराने रेशो में बांटोगे, सिंपल। कोई क्लेम नहीं आया, रिजर्व रखा है, सभी पार्टनर को बांट दो, उनके ओल्ड रेशो में बांट दो, पहली कंडीशन, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये फिर क्या कहलाएगा, एक तरीके से उनके लिए फ्री रिजर्व हो जाएगा ना, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं आया, भाई कोई क्लेम ही नहीं आया, तो भाई अब ये तो फ्री रिजर्व है, तो भाई बांट दो, सभी पार्टनर में बट जाएगा। अब भाई रख के तो रखेंगे नहीं यार, इसका अचार वचार तो डालेंगे नहीं, तो बढ़िया क्या है कि इस रिजर्व को सभी पार्टनर्स में बांट दो। क्लियर,
पहला केस समझ आ गया। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करनी है ये देख लो, ये तो पता ही होगी। क्या करते हैं, जो भी चीज पार्टनर को बट रही है, पार्टनर को जो मिल रहा है, अब भाई रिजर्व है, पार्टनर को तो पैसा मिल रहा है। अब जैसे 1 लाख है और 2 पार्टनर है, तो दोनों को अगर मान लो दोनों का जो ओल्ड रेशो है वो इक्वल था, मतलब 1:1 का था, तो दोनों को बराबर बट जाएगा, मतलब 50,000 एक को मिल जाएगा, 50 एक को मिल जाएगा। तो पार्टनर को तो मिल रहा है ना, तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट, जो भी नेचर होगा, किसी में भी पार्टनर के कैपिटल में या करंट में बट जाएगा। क्लियर, जितने भी पार्टनर होंगे, जैसे सपोज टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, 3 पार्टनर है तो तीनों का नाम। क्लियर, पहला केस, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल सी चीज है। यदि कोई क्लेम नहीं आया, आपके पास रिजर्व में पैसा है, तो क्या करो, सभी पार्टनर को बांट दो, ओल्ड रेशो में बांट दो, क्योंकि उनके लिए एक फ्री रिजर्व हो जाएगा। क्लियर, पहली कंडीशन समझ आ गई। अब आ जाओ दूसरे केस पे। दूसरा केस क्या बोलता है, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट मतलब भाई कोई क्लेम आया है, मतलब कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं दुर्घटना हुई है कंपनी में, हमने जो पैसा रखा था अब हमें उसको यूज करना पड़ेगा क्योंकि क्लेम आया है। ठीक है, ये हो गई दूसरी। पहली क्या, कोई क्लेम ही नहीं आया, दूसरी क्या कि भाई क्लेम आया है। ठीक है, 2 कंडीशंस। अब जब क्लेम आता है तो वो भी 3 कंडीशन में आता है, देखो समझ रहे हो आप, यहाँ समझा देती हूँ। क्या होगा, क्या आपने वर्कमैन कंपनसेशन रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 2 कंडीशंस हो जाएंगी आपकी। पहली क्या, कोई क्लेम नहीं आएगा, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, कोई क्लेम नहीं आया, कुछ भी नहीं है, तो भाई क्या कर दो, सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दो, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि रिजर्व आया है भाई, ओ सॉरी क्लेम आया है ना, क्लेम आया है। ठीक है, अब क्लेम भी 3 कंडीशंस में आता है। 3 कंडीशंस कौन सी है मैम, पहली कि या तो आपका बराबर होगा क्लेम, जितना आपका रिजर्व है, क्लेम भी एग्जैक्ट उतना ही आया है, ऐसा लेकिन बहुत कम केस में होता है। ठीक है, ऐसा बहुत कम केस में होता है पर होता है। दूसरा है आपका लेस, मतलब जितना आपका रिजर्व था क्लेम उससे कम का आया है। तीसरा होता है मोर, मोर में क्या होगा कि जितना आपका रिजर्व था क्लेम उससे ज्यादा का आ गया। ये 3 केस है, समझ गए। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। यदि नहीं आया क्लेम, पार्टनर्स में बांट दो, ओल्ड रेशो में, पहली चीज। यदि क्लेम आया है या तो बराबर आएगा आपके रिजर्व के, या आपके रिजर्व से कम आएगा, या आपके रिजर्व से ज्यादा का क्लेम आएगा। ये कंडीशन हमने देख ली। अब इस कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी, पहली सिचुएशन थी, ये दूसरी सिचुएशन है, और अब इस सिचुएशन के अंदर ये तीनों 1 बाय 1 हम देखेंगे। ठीक है, चलो पहले पे चल देते हैं। पहला है आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब जितना क्लेम आया है, सामने वाले व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ, वर्कर को जो भी मतलब जो भी चीजें हुई, उसके लिए जो पैसा देना है, जो क्लेम आया है वो बराबर है किसके, रिजर्व में। रिजर्व में जितना पैसा पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, चलो अब हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो रिजर्व में सपोज करो हमारे पास 1 लाख रुपए है और क्लेम भी 1 लाख का ही आया है, मतलब जो जिसको नुकसान पहुंचा है उसको जो पैसा देना है वो भी, उसके इलाज में भी 1 ही लाख रुपए लग रहे हैं, बराबर हो गया। रिजर्व में भी 1 लाख, क्लेम भी 1 लाख का। अब इस कंडीशन में करना क्या है, बस ये देख लो। In such a case, total amount of the workman compensation reserve is transferred to workman compensation claim account to meet the liability. अब ये लाइबिलिटी है तो क्या करो भाई, जितना पैसा रिजर्व में उतने का क्लेम आया तो भाई क्या कर दो, क्लेम को दे दो, जो भी क्लेम आया उसमें ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, रिजर्व का जो भी पैसा है कहाँ चला जाएगा भाई, वो क्लेम की भरपाई करने चला जाएगा, है ना। जो भी रिजर्व में पैसा है वो क्लेम को पूरा करने के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। सिंस द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आर सेम, दोनों बराबर हैं, दोनों सेम है, तो भाई जितना पैसा है आपका रिजर्व में उतना क्लेम में जाके ट्रांसफर कर दो। ठीक है, नो अमाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट द जनरल एंट्री। ठीक है, अब आप देखो 1 लाख का रिजर्व है, 1 लाख का कंपनसेशन है, कुछ बच रहा है क्या, कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा। तो जब कुछ बच ही नहीं रहा तो अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। भाई 1 लाख रुपए था, 1 लाख का हम रिजर्व लेके चल रहे थे, क्लेम आ गया, सामने वाले व्यक्ति को, वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, जो भी है उसको हमें 1 लाख देने पड़ रहे हैं,
तो क्या कुछ बच रहा है? कुछ बच रहा है भाई, रिजर्व खाली हो रहा है, पूरा खाली हो रहा है। तो यदि कुछ नहीं बचा तो जाहिर सी बात है, जब कुछ बचा ही नहीं है तो फिर क्या बांटोगे पार्टनर्स को? पार्टनर्स को कुछ भी नहीं ट्रांसफर होगा, सिर्फ कहाँ जाएगा अमाउंट? रिजर्व का क्लेम में चला जाएगा। एंट्री कैसे हो जाएगी? एंट्री कैसे हो जाएगी? एंट्री ऐसे होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये बट रहा है। किस में होगा? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, लाइबिलिटी थी हमारी, क्लेम देना हमें देना पड़ा, तो ये कंपनसेशन रिजर्व हमारा चला गया, रिजर्व का पैसा चला गया तो डेबिट हो जाएगा, और जो क्लेम था उसकी हमने भरपाई कर दी तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ये आपकी एंट्री है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिंपल कॉन्सेप्ट है पहला वाला, जिसमें क्लेम और रिजर्व दोनों ही इक्वल थे, है ना। रिजर्व भी वही है, क्लेम भी वही है, दोनों बराबर हैं। तो क्या कर दो, रिजर्व का अमाउंट क्लेम में ट्रांसफर कर दो, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा क्योंकि दोनों बराबर थे, जितना रिजर्व था उतना ही दे दिया क्लेम में। तो अब पार्टनर्स को देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्लियर? समझ आ गया? सेकेंड वाले केस की पहली सिचुएशन है ये। ठीक है, ये देखो सेकेंड सिचुएशन थी जिसमें क्लेम एग्जिट कर रहा था, उसका ये पहला केस है, मतलब सेकेंड सिचुएशन का पहला केस जिसमें दोनों क्या है? बराबर। अब दूसरा केस देख लें, दूसरा देखें, लाइक शेयर कर दो, फिर मैं दूसरा केस लगाती हूँ फटाफट से। फटाफट सबको लाइक शेयर करना है, फिर हम इसके अंदर का, इस वाली सिचुएशन के अंदर का दूसरा केस देखेंगे। लाइक शेयर कर दिया सभी ने। देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं है, ये आपको जब आप एडमिशन पढ़ोगे ना, इसके बाद का चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट पढ़ोगे, फिर डेथ वाला चैप्टर पढ़ोगे, फिर डिसोल्यूशन वाला, ये सभी चैप्टर्स में, डिसोल्यूशन में तो नहीं पर एडमिशन, रिटायरमेंट, ये दोनों में आपको ये सब आना चाहिए। दोबारा फिर मैं आपको यही सब नहीं बताऊंगी, ठीक है, वहां डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे ये समझ लो। उस चैप्टर में भी मिलेगी, देखो एडमिशन में भी ये है और रिटायरमेंट में भी इसका टॉपिक है, दोनों चैप्टर्स में ये टॉपिक है। सेम यही एंट्री है, सेम यही सिचुएशंस है, सेम यही केसेस हैं, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लो, बहुत डीप में बता रही हूँ, हर एक चीज बता रही हूँ, राइट। और कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है यार समझ नहीं आ रहा, विद एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, आसानी से सब समझ आ जाएगा। बस आप क्या करना, नोट्स बना रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना, एंट्री लिखना, और जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ना वो लिखना। भले ये सब मत लिखो, इसका एक्सप्लेनेशन मत लिखो, ये तो आपको बुक्स में, रिफ्रेशर्स में कहीं भी मिल जाएगा। आप एग्जाम्पल्स लिखो, क्योंकि ज्यादातर ना अकाउंट्स में ना आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। आप बिजनेस पढ़ो, बिजनेस स्टडीज में तो आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाते हैं बुक्स में, इकोनॉमिक्स में भी आपको एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, परंतु अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एग्जाम्पल्स बुक्स में बहुत कम देखने को मिलेंगे, नहीं दिए होते ज्यादा एग्जाम्पल, इसलिए। लेकिन मुझे ये भी पता है स्टूडेंट्स को ज्यादातर ना एग्जाम्पल से समझ में आता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, अभी भी एक स्टूडेंट हूँ। तो आपको करना क्या है, एक स्टूडेंट को यही करना होता है कि जब भी हम समझते हैं ना तो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आता है, इसलिए बोल रही हूँ आपसे कि आप ना एग्जाम्पल से समझा करो। तो आपको करना क्या है, टॉपिक लिखो, एंट्रीज लिखो, इंपॉर्टेंट चीजें तो लिखनी है, परंतु जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वो भी लिखो। एग्जाम्पल जब पढ़ोगे ना तो चीजें बहुत जल्दी आपके माइंड में क्लिक होने लगेंगी, बहुत जल्दी समझ आएंगी। ठीक है, तो आ जाए सेकेंड वाला केस डिस्कस कर लेते। तो आई होप सभी ने लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, तो फिर आ जाओ। सेकेंड केस आपका वही सेकेंड सिचुएशन का सेकेंड केस बोल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब रिजर्व में जो पैसा था उससे कम का क्लेम आया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसमें मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, मेरी पार्टनरशिप फर्म के अंदर इस रिजर्व में 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, रिजर्व के लिए है, किसके लिए है, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए रिजर्व में 1 लाख रुपए हैं, पहली चीज। अब जो क्लेम आया है, सपोज करो वर्कर को, जो भी है आपका लेबर वर्कर, जिसको भी एक्सीडेंट हुआ, जिसको हमें कंपनसेट करना है, तो उसका जो कंपनसेशन का अमाउंट आया वो कितना आया, सपोज करो वो आया है 80,000 का, 80,000 का वो आया है। ठीक है, रिजर्व में है 1 लाख रुपए, कंपनसेशन कितने का आया, 80,000 का। तो इस कंडीशन में अब क्या हो जाएगा, तो इस केस में देखो भाई बच कितना रहा है, 1 लाख रुपए का रिजर्व में आपका पैसा रखा है ना, रिजर्व में 1 लाख रखा है, और क्लेम 80,000 का आ गया, मतलब जो बच कितना रहा है, 20,000 बच रहा है, मतलब रिजर्व में एक्स्ट्रा कितना है भाई, ये तो 80,000 का क्लेम है, ये तो चला जाएगा आपका क्लेम में। ठीक है, परंतु माय डियर स्टूडेंट अब 1 लाख में से बच कितना रहा है, एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, बैलेंस यदि मैं देखूं या एक्स्ट्रा कहूं तो एक्स्ट्रा अब 20,000 हो गया, मतलब रिजर्व में अभी भी एक्स्ट्रा 20,000 पड़ा है। तो अब इसका क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे पढ़ के। यहाँ पे पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इसका क्या करना है। देखो, द अमाउंट अप टू द क्लेम अमाउंट इज ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम
अकाउंट फ्रॉम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू मीट द क्लेम या लायबिलिटी। क्या बोल रहा है ये कि देखो जितने का क्लेम आया उतना तो आप क्लेम में भेज दो, ठीक है। क्लेम जितना भी आपका क्लेम आया है, क्या लिख दिया ये मैंने, अच्छा ओके सी, हाँ, तो जितना भी आपका क्लेम में आया है, जितने का भी क्लेम आया, मतलब सपोज वर्कर को एक्सीडेंट हो गया, फैक्ट्री में काम करते दौरान उसको चोट लग गई, मशीन से हाथ वाथ कट गया, व्हाटएवर फ्रैक्चर हो गया, जो भी है, तो उसके इलाज में, उसके एक्सीडेंट हुआ, उसके इलाज में मान लो 80,000 का खर्चा आया, 80,000 की आपकी लायबिलिटी हो गई, कंपनी की 80,000 उसको देना है, तो जितने का क्लेम आया 1 लाख का रिजर्व है, 80,000 लग रहा है, 1 लाख में से 80,000 दे दो, उसका रिजर्व में से क्लेम में ट्रांसफर कर दो, चला गया उसका 80,000 चला गया। ये कह रहा है पहली लाइन। फिर क्या कह रहा है, बैलेंस अमाउंट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशो, इट बीइंग फ्री रिजर्व टू द एक्सटेंड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ द रिजर्व। क्या बोल रहा है, जो एक्स्ट्रा या जो बैलेंस बच रहा है 20,000 का, अब इसका क्या रख के तो रखो, कंपनी रख के तो रखेगी नहीं, है ना, फ्यूचर में और रिजर्व बनते रहते हैं, जाते रहते, होता रहता, ऐसा तो है नहीं एक बार रिजर्व बन गया तो एज इट इज ही चलेगा भाई, रिजर्व बनते रहते हैं, रिजर्व में से अमाउंट क्लेम में भी जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, तो रिजर्व बनते रहते हैं, आते रहते, जाते रहते, रिजर्व होता रहता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे 20,000 बचा, अब इसका क्या, अचार तो डालेगी नहीं अगेन कंपनी, तो अब कंपनी क्या करेगी इस 20,000 का, क्योंकि 1 लाख में से आपने 80,000 तो क्लेम में दे दिया, बचा जो बैलेंस है, जो एक्स्ट्रा 20 है, उसको क्या करो, उसको अब आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशो में करोगे, उनके ओल्ड प्रॉफिट रेशो में। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रही हूं मैं, कि जो आपका 20,000 बच रहा है ये अब आप क्या कर दो, देखो यहाँ पे लिखा भी है, कहाँ लिखा है, देखो बैलेंस अमाउंट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स को। अब आपको मालूम है ना, पार्टनर्स को कुछ भी बांटते हैं, प्रॉफिट बांटते हैं, लॉस बांटते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, जो भी देते, कहाँ देते, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो बस बांट दो, कैपिटल अकाउंट में ले जाओ, जनरल रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके बांट दो। किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट रेशो में, है ना, न्यू व्यू में नहीं करोगे अभी। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि रिजर्व पुराना है, तो भाई पुराने रेशो में बांटो ना। याद रखना, यदि कभी भी कंफ्यूज हो जाओ ना, जनरल रिजर्व काय में बांटे वर्क में, तो याद रखना भाई ये रिजर्व पुराना है, आपका पहले से बनाया है, रेशो तो आप आज चेंज कर रहे हो ना, परंतु रिजर्व आज का नहीं है, रिजर्व पहले से बनाया है। तो भाई जब रिजर्व पुराना है तो बटेगा भी ओल्ड रेशो में, राइट। तो बस क्या करो, यदि बैलेंस कुछ बच रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो सभी पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो, क्योंकि उनके लिए क्या हो गया, एक फ्री रिजर्व के तौर पे उनको मिल जाएगा। अब जैसे 20,000 है, मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, मान लो दोनों का ओल्ड रेशो इक्वल था, बराबर था, तो दोनों को ये बांट दो, ए को और बी को, दोनों को बांट दो 10,000। मान लो ओल्ड वाला जो रेशो था वो इक्वल था, तो दोनों को 10,000 बांट दो। सिंपल कहानी, समझ आ गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। यही है आपका सेकंड वाला केस। अब इसकी एंट्री और देख लो भाई, एंट्री इंपॉर्टेंट है। एंट्री क्या बोलती है कि अब होगा क्या, आपको मालूम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट है, ये तो डेबिट में ही जाता है ना, ये क्योंकि रिजर्व है ये डेबिट में जाएगा। अब 2 कहाँ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, है ना। देखो अभी मैं थोड़ा सा इसको हटा के आपको अमाउंट से भी बता देती हूँ, है ना, इसको मैं अमाउंट से भी बता देती हूँ, ठीक है। ये आई होप ये तो क्लियर हो गया है आपको। अब यदि मैं इसको अमाउंट के थ्रू बताऊं तो कैसे बताएंगे हम, मैंने क्या बताया था, वर्कमैन कंपनसेशन में कितने पैसे हैं, 1 लाख रुपए हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1 लाख आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख रुपए, क्योंकि रिजर्व में थे। अब 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितने का आया था, 80,000 का, तो ये एंट्री 80,000 से हो जाएगी, क्योंकि क्लेम ही भाई कितने का आया, 80,000 का क्लेम आया। 2 अब कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में। अब हमने थोड़ा पैसा पार्टनर के अकाउंट में भी तो क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना किया था, बचा हुआ 1 लाख माइनस 80,000, 20,000, तो 20,000 कहाँ चला गया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। 2 पार्टनर है, दोनों को 10-10 मिल गया, तो टोटल हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 20,000 डाला। इस तरीके से एंट्री हो जाती है, ये हो गई जनरल एंट्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, भाई बेसिक है ये समझ लो। यदि ये नहीं समझ आया तो भाई क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हो गए, बिल्कुल नहीं समझ आएगा, एंट्री क्या करूं, प्रॉफिट में यदि मतलब रिजर्व में यदि क्लेम कम का आया तो मैं क्या करूं, बचा अमाउंट कहाँ लेके जाऊं, मैं बचा अमाउंट पार्टनर्स को कैपिटल में बांट दो, ये करना है। तो भाई यहाँ बेसिक है, बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यदि हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, अपने डाउट्स पूछ लेना मुझसे, ठीक है। चलो अब लाइक शेयर कर दो, इसी बात पे जल्दी से लाइक शेयर कर दो। फिर इसके अंदर का तीसरा केस बताऊंगी, सेकंड सिचुएशन का तीसरा केस। देखो
समझ रहे हो ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। पहली सिचुएशन तो देख ली थी कि भाई क्लेम यदि आया ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो भाई पार्टनर में बांट दो, जो भी है ओल्ड रेशो में बांट दो। सेकंड सिचुएशन का पहला केस देख लिया, इक्वल वाला, लेस वाला। अब तीसरा आखिरी है मोर वाला, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, पक्का ना? तो फिर आ जाओ, अब आ जाओ। ये हो गई था सेकंड वाला, इसको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाला केस क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स? थर्ड केस कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। भाई ज्यादा आ गया। अब ये सिचुएशन बड़ी टाइट हो जाती है ना, पैसा कम पड़ रहा है, रिजर्व में पैसा कम है और क्लेम ज्यादा का आ गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो, यहीं पे बता देती हूँ, हमारे पास रिजर्व में वही सेम 1 लाख रुपए ही है, सपोज करो। कहाँ है? वर्कमैन कंपनसेशन में हमारे पास 1 लाख रुपए है, परंतु क्लेम आ गया अब 1,20,000 का क्लेम आ गया भाई। किसी एम्प्लॉय का, वर्कर का भाई एक्सीडेंट हुआ और अब उसके इलाज के खर्चे में भाई 1,20,000 लग रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी मना तो नहीं कर सकती, कंपनी को तो 1,20,000 देना ही पड़ेगा। कंपनी ये नहीं, या फर्म ये नहीं बोल सकती कि यार आप 1 लाख से ही काम चला लो, 20 आप खुद मिला लो। बोलेगा भाई मैं खुद क्यों मिलाऊं यार, आपकी कंपनी में काम करते दौरान मेरे साथ यदि दुर्घटना हुई है तो कंपनी क्लेम देगी, कंपनी कंपनसेट देगी, कंपनी कंपनसेशन देती है, होता ही है ये। तो भाई यदि 1,20,000 का क्लेम है और आपके कंपनी के फर्म के रिजर्व में सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो अब क्या होगा? तो अब देखो अब क्या होगा। देखो एक्स्ट्रा आप कितने चाहिए आपको, कंपनी को एक्स्ट्रा कितने चाहिए? 20,000 और चाहिए, है ना भाई। देखो कंपनी को एक्स्ट्रा 20,000 ही चाहिए ना, माइनस करूंगी तो 20 आएगा, इतना कंपनी को चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखो इस केस में क्या करेंगे। देखो इन सच अ केस द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ क्लेम इन एक्सेस ऑफ द रिजर्व इज क्रेडिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अमाउंट। अब इस वाली पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जितना भी क्लेम आ रहा है उतना आप क्रेडिट साइड पे दे दोगे। मतलब अभी देखो क्रेडिट रेट हम एंट्री बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको वर्ड से बताती हूँ कि जितना भी क्लेम है हमें वो पूरा देना है, तो वो पूरा जाएगा। 1,20,000 का क्लेम है तो भाई ये पूरा देना पड़ेगा आपको, कम ज्यादा वो हमें कुछ नहीं पता, कंपनी के पास कितना पैसा है वो नहीं देखना, क्लेम जितने का है उतना हमें उसे देना पड़ेगा, पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द रिजर्व इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कंपनी के पास तो 1 लाख है, तो कंपनी तो सिर्फ 1 लाख ही देगी, है ना, कंपनी तो 1 लाख ही देगी, पर जो बचा अमाउंट आ रहा है, जो कमी आ रही है, जो बचा हुआ, आप जिसको बोल सकते हो क्या आ रहा है, जो डेफिशिट वाला बैलेंस आ रहा है, मतलब जो कमी है 20,000 की, अब वो कहाँ जाएगी? उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि वो तो कंपनी के पास नहीं है, तो उसकी भरपाई के लिए अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। 20,000 का कहाँ चला जाएगा? आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि इट इज अ लॉस टू बी बोर्न बाय द पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्योंकि ये क्या हो गया, पार्टनर की लायबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? कंपनी के पास जितना पैसा था बेचारी ने दे दिया, उसके रिजर्व में 1 लाख था, वो तो कंपनी दे रही है। अब जो बच रहा है 20,000 जो है वो पार्टनर्स मिलके देंगे। अब पार्टनर सभी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, अब जितने भी पार्टनर्स है 20,000 के लिए वो मिलके 20,000 का अमाउंट देंगे, तो उनके लिए क्या हो गया? अब भाई उनके लिए तो एक तरीके का लॉस हो गया ना। अब भाई मेरे से कोई, यदि मैं पार्टनर हूँ, मुझे यदि कोई पैसा कंपनी को देना पड़ रहा है क्योंकि कंपनसेशन है, 20,000 कम पड़ रहे हैं, तो सभी पार्टनर यदि थोड़ा थोड़ा अमाउंट मिला रहे हैं तो उनके लिए क्या हो गया? ये लॉस हो गया। तो लॉस हमेशा कहाँ जाता है? यदि प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है, कहाँ जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का लॉस है, तो ये भी कहाँ जाएगा? आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सभी पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा? इसको बियर करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। जैसे कि मान लो 2 पार्टनर है, सपोज कर लो, तो अब ये दोनों क्या करेंगे? मिलके 10-10,000 लेकर आएंगे। यदि बराबर के है इनका शेयर, है ना, बराबर के पार्टनर है, तो 2 पार्टनर है तो दोनों 10-10,000 इसको क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। तभी क्या होगा? क्लेम आपका पूरा हो पाएगा। समझ गए? यही है। अब इसकी एंट्री देखो, एंट्री से आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। तो एंट्री कैसे होगी? देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको पता है, ये तो डेबिट साइड में ही आता है हमेशा। तो अब देखो, मैं ये तो आपको समझ आ गया, यदि चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको वहां पे अमाउंट लिख के एंट्री बताऊंगी, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको हटा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको अमाउंट लिख कर एंट्री बताऊंगी। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था? रिजर्व में कितना पैसा था? सिर्फ 1 लाख था। तो यहाँ पे अमाउंट में एंट्री में अमाउंट कितना लिख देंगे हम? 1 लाख रुपए का, क्योंकि रिजर्व में इतना ही अमाउंट था। उसके बाद टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितने का आया? 1,20,000 का क्लेम आया था, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे भाई? 1,20,000 का क्लेम आया।
अब बचा बैलेंस क्या है भाई, 1 लाख का रिजर्व है, 1,20,000 हमारा क्लेम आ गया, जो बैलेंस है वो 20,000 का है, मतलब 20,000 की कमी आ रही है, डेफिसिट आ रहा है 20,000 का, तो वो 20,000 कहाँ चला जाएगा, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, 20,000 आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि अब ये कौन लेकर आएगा, ये 20,000 पार्टनर लेके आएंगे, क्योंकि कंपनी के पास नहीं है, कंपनी के पास मात्र 1 लाख था जो कंपनी ने दे दिया, रिजर्व खाली हो गया, तो अब ये 20,000 पार्टनर लेके आएंगे, तो ये अमाउंट हमारा रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। अब इसकी दूसरी एंट्री भी हो गई, ये तो पहली है, दूसरी एंट्री क्या होगी इसकी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि अब पार्टनर वो पैसा लेकर आ रहे हैं ना, रिवैल्यूएशन में चला गया, तो रिवैल्यूएशन में चला गया मतलब पार्टनर के लिए लॉस, क्योंकि पार्टनर को पैसा देना पड़ रहा है, तो लॉस हो गया, तो अब पार्टनर पैसा देंगे 20,000 का बराबर देंगे, या जो भी उनका ओल्ड रेशो जैसे दिया ना, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस 20,000 को किस रेशो में लाएंगे, उनके ओल्ड रेशो में। यदि ओल्ड रेशो उनका 1:1 है, मतलब बराबर है, तो 20,000 को बराबर लाएंगे। यदि दो पार्टनर है ए और बी, तो यदि उनका ओल्ड रेशो इक्वल है तो दोनों 10,000 लेके आएंगे। यदि अलग है उनका 2:1, 3:5, लाइक वाइज जो भी ओल्ड रेशो होगा उस पर्टिकुलर रेशो में ये 20,000 रुपए लेके आएंगे। तो जो भी पार्टनर है, सपोज करो 2 है, तो क्या लिखोगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्या होगा इसका, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से एंट्री होगी, और जो भी 20,000 है अमाउंट लेके आना है वो अपने ओल्ड रेशो में लेकर आएंगे। क्लियर, इस तरीके से एंट्री हो जाएगी, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। राइट, समझ गए। अब जैसे मान लो 2 पार्टनर है ना, मान लो यदि यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, सपोज कर लो कि आपके 2 पार्टनर्स हैं, लास्ट वाली एंट्री बता रही हूँ, ठीक है, लास्ट वाली जो एंट्री थी ये वाली, इसको बता रही हूँ, ठीक है। तो 2 पार्टनर्स हैं, मान लो ए, तो आपका हो जाएगा क्या, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से आपकी एंट्री होगी, ये दोनों डेबिट साइड चले जाएंगे। और अब अमाउंट, जैसे मान लो इनका ओल्ड रेशो, यदि मैं बात करूं इनके ओल्ड रेशो की, तो ओल्ड रेशो यदि 1:1 था, मतलब ये लोग बराबर बांट रहे थे, तो 20,000 की कमी थी, है ना, रिवैल्यूएशन में कितना आया था, 20,000 ही आया था। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, यदि बराबर के पार्टनर है तो 10,000 देंगे, तभी क्या होगा, ये लॉस कवर हो पाएगा, फर्म को पैसा मिलेगा, फर्म फिर क्या करेगी, उस क्लेम को पूरा करेगी। ठीक है, तो जो भी अमाउंट बचा था, अब क्या किया, पार्टनर्स ने लेकर आए रिवैल्यूएशन के थ्रू, वो एक तरीके का लॉस हो गया पार्टनर्स के लिए, तो इस तरीके की एंट्री हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल कॉन्सेप्ट था, विद एग्जांपल मैंने बताया, समझ में, आई होप सभी को आ गया होगा। कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो तो भाई कमेंट से पूछ लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आई होप लेकिन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में बताया, इस तरीके से बताया कि आपको समझ आ जाए। तो इंपॉर्टेंट नोट्स तो आपको बनाना है भाई, एंट्रीज भी लिख लो, और ये जो मैंने आपको ये इस तरीके से एंट्री बताई, चाहो तो इसको भी लिख लो, क्योंकि एग्जाम्पल आपको जरूरी है। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ वो सब कुछ लिखते जाया करो नोट्स के थ्रू। ठीक है, चलो, तो चाहो यदि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये इसका लेना है तो ले लो, है तो एक ही बात, लेकिन फिर भी इस तरीके से शॉर्ट में देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। राइट, चलो, सो ले लिया सभी ने, डन, ओके। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड आज हमने चीजें पढ़ी, है ना। इन सब चीजों से रिलेटेड आज हमने देखा कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। इसकी 2 सिचुएशन होती हैं, या तो रिजर्व के लिए क्लेम आएगा या फिर नहीं आएगा, है ना। चलो मैं यहाँ पे समझाती हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करेंगे। तो देखो, वर्कमैन कंपनसेशन या तो आएगा ही, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन है तो इसके लिए जो क्लेम है, या तो क्लेम आएगा, नहीं आएगा क्लेम, तो क्या करोगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सभी पार्टनर्स को बांट दोगे। किस रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो में, पहला केस। दूसरा केस कहता है रिजर्व तो है, क्लेम भी आपके पास आया है, यदि, अब उसके अंदर 3 केस है, क्लेम आया है, एग्जिट है, मतलब क्लेम आया है। अब क्लेम आने के भी 3 सिचुएशंस है, 3 केसेस है। पहला, क्लेम बराबर है, तो बराबर है तो भाई पूरा रिजर्व का पैसा क्लेम में चला जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। लेकिन यदि क्लेम कम है, रिजर्व से ज्यादा, मतलब सॉरी, क्लेम कम है, रिजर्व ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, जितना भी रिजर्व है उतने में दे दो, मतलब जितना क्लेम है उतना दे दो, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या कर दो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशो में। तीसरा केस है, यदि आपका क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है, तो पहला क्या करना है, जो भी रिजर्व है उतना बांट दो, और जो कमी आ रही है, जो बच रहा है, वो पार्टनर्स लेकर आएंगे।
तो वो अमाउंट उनके रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से लॉस हो गया, पार्टनर अब उसको लेकर आएंगे। क्लियर? तो ये कंडीशन है जो आज हमने देखी, अलॉन्ग विद जनरल एंट्रीज देखी, एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? अब हमारा अगला क्या रहेगा, अगली जो क्लास रहेगी उसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, एंट्रीज, जनरल एंट्रीज बता दी, कॉन्सेप्ट बता दिए विद एग्जाम्पल, हर चीज बता दी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। आई होप क्लियर हुई होगी। अगली क्लास में आ जाना, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमें पूरी क्लियरिटी हो जाए। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉपी पेन लेके आना, वहां पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका होमवर्क ये है कि भाई इसको दोबारा से रिवाइज करना। अभी मैंने पढ़ा दिया, अभी तो समझ आ गया होगा, लेकिन यदि रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए दोबारा से रिवाइज कर लेना, जो भी चीजें लगे रिवाइज कर लेना, नोट्स आपने जो नोट्स बनाए वहां से भी रिवाइज कर लेना, या फिर दोबारा जो भी है आपको लगे तो आप दोबारा से क्लास देख के इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सेम इसी टॉपिक पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगली क्लास में आ जाना, यहीं पर आना है आपको, मैग्नेट ब्रेन्स में जो प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स कंप्लीट कराते हैं, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और सीबीएसई बोर्ड के कोर्स हम कंप्लीट करते हैं, अलॉन्ग विद दैट अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसी के साथ वैदिक मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। क्रैश कोर्स आपको रिवीजन के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। और यदि आपको ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आराम से जाके चेक कर लेना और इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। कोर्सेज कहाँ से देखे तो भाई यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट की, हर एक चीज की आपको मिल जाएगी, हर कोर्स की। और या तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप हमारे कोर्सेज देख सकते हो। तो 3 ऑप्शन है, कहीं से भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जाते जाते आज की इंटरेस्टिंग क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलना भाई, जाते जाते एक लाइक शेयर करके जाना। और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यदि आप यूज करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो भाई यहाँ पे भी आप हमें फॉलो जरूर करना। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।